नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वृत्त के पार्ट 5 में हम वृत्त की जो अन्य प्रमेय है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 8 प्रमेय पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अगली प्रमेय क्या कहती है। एक ही वृत्त की या दो सर्वांग समवृत्तों की समान जीवाएं। तो देखो एक ही वृत्त की बात कर रहा है या दो सर्वांग समवृत्त ले रहा है। सर्वांग समवृत्त लेने का मतलब क्या हो गया, आकृति और आकार एक समान होंगे। और दो वृत्तों की आकृति कब समान होगी, जब उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान होगी। पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो दोनों वृत्त एक ही आकार के होंगे। दोनों की जो परिधि है वो एक ही लंबाई की होगी। दोनों की त्रिज्याएं भी क्या होगी, एक समान होगी। अगर पहले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो देखिए एक ही वृत्त की या दो सर्वांग समवृत्तों की समान जीवाएं। अब समान जीवा का मतलब हो गया, जैसे ए और बी अपन लेते हैं, यहाँ पर ए और बी, यहाँ से भी अपन इसको ए बी नाम दे दो या पी क्यू कोई दूसरा नाम दे दो, ए वन बी वन दे दीजिए। ये अगर 8 सेंटीमीटर लंबाई की कोई जीवा है, समान जीवा की बात कर रहा है, तो संगत केंद्रों से समान दूरी पर होती है। यानी कि ये जैसे हमने अभी 8 सेंटीमीटर की ली, आप 5 सेंटीमीटर की जीवा ले लीजिए। जैसे ये अन्य जीवा हमने कोई खींच दी जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इनके जो केंद्र है, वृत्त के जो केंद्र है, उनसे इन दोनों जीवाओं की जो दूरी है वह एक समान होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी। और अगर यह नीचे वाली जो जीवा है जिसकी लंबाई अपन ने 5 सेंटीमीटर ली थी, और अगर ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी है, ये यहाँ तक की दूरी ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके भी आप निश्चित मान के चले। अगर ये जीवा 5 सेंटीमीटर की है और त्रिज्या इनकी एक समान है, दोनों वृत्त सर्वांग सम है, तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी। ये मैं एज्यूम करके आपको बता रहा हूं। यानी कि अगर दो वृत्त समान त्रिज्या के हैं और उनके अंदर अगर अपन दो जीवाएं समान लंबाई की लेते हैं, तो उन दोनों जीवाओं की जो उनके केंद्रों से दूरी है वह एक समान प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, एक ही वृत्त अथवा दो सर्वांग समवृत्तों के केंद्रों से समान दूरी पर स्थित जीवाएं भी समान होती है। ये इसका वाइस वर्सा हो गया है, यानी कि विपरीत कथन हो गया है इसका। समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है। अगर अपन इधर से जैसे 6 सेंटीमीटर पर कोई जीवा लेते हैं और इधर से भी अगर कोई 6 सेंटीमीटर पर अपन जीवा लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर मान लो ये यहाँ पर मिल रहा है, और इसके अंदर भी 6 सेंटीमीटर आप मान लीजिए कि ये यहाँ पर मिल रहा है। तो इन दोनों जीवाओं की जो लंबाई है वह अपने को बराबर प्राप्त होगी अगर दोनों वृत्त सर्वांग सम है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान है। दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान होने पर उनका आकृति एवं आकार एक समान होगा और वो सर्वांग सम होंगे। अगला प्रमेय देखिए, किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। देखिए अगर अपन वृत्त की परिधि से जीवाएं खींचते हुए चले, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, इधर से इसको मैं अन्य रूप में दिखा दूं आपको। देखिएगा देखिएगा, किसी वृत्त की दो असमान जीवों में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। यदि हम इस पॉइंट से इधर केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई क्या है, बढ़ती जाती है। अगर अपन इस तरीके से खड़ी जीवाएं लेते हैं तो देखिएगा इसको, ये इस तरीके से अगर हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो देखो जीवा की लंबाई आपको अवलोकन से ही प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी जीवा ये है, फिर ये इससे भी बड़ी, ये इससे भी बड़ी, और बड़ी होने के साथ साथ अपन ये भी देख रहे हैं कि जो बड़ी जीवा है वह इस वृत्त का जो केंद्र है इसके अधिक पास में है, और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास के रूप में होती है वह केंद्र से होकर गुजरती है, और जस्ट इसके पास जो होगी वो इसकी सबसे बड़ी जीवा होगी। और इससे केंद्र से अगर दूर की तरफ परिधि की तरफ जाते हैं तो जीवा की लंबाई कम होती जाती है, और परिधि के पास जस्ट पास की जो जीवा है वह वृत्त के केंद्र से सबसे अधिक दूर होती है। तो बड़ी जीवा जो होती है केंद्र के अधिक समीप होती है। नेक्स्ट, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। देखिए चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये जैसे अपन ने कोई चाप ले लिया है, ये वाले चाप की बात कर रहे हैं अपन, ये चाप इसके केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये इसके केंद्र पर अंतरित कोण है, ये कोण बना दिया चाप के द्वारा। उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के
किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमने क्या किया, जो चाप अपन ने लिया ए और बी बिंदु पर, ए बी चाप है, इसको जैसे सी नाम दिया तो ये ए सी बी चाप हो गया अपना। इस ए सी बी चाप के सिरों ए और बी को हम केंद्र से मिलाते हैं तो अपने को कोण प्राप्त हो रहा है ये। अब अगर इस ए सी बी चाप के ए और बी सिरों को हम वृत्त का जो अन्य चाप है, ये इधर से जैसे ए डी बी अपने को मिल रहा है, इधर से ए डी बी चाप अपने को मिल रहा है, इस ए डी बी की चाप की बात करेंगे तो जो बिंदु अपन मिलाएंगे इस वृत्त की परिधि पर, वो दूसरे चाप पर मिलाएंगे। एसीबी चाप तो अपन ले रहे हैं और केंद्र से मिला रहे हैं, और जो दूसरा कोण अपन लेंगे वह दूसरे चाप के जो के अन्य बिंदु पर अपन लेंगे। तो देखिए यहां पर हमने इस ए को इस बिंदु पर मिलाया और बी को यहां पर मिलाया तो ये कोण प्राप्त हुआ है। तो यहां जो कोण एक प्राप्त हो रहा है वह इस कोण ओ का आधा होता है, या अपन क्या कह सकते हैं कि इस परिधि पर जो कोण बन रहा है, चाप एसीबी के द्वारा परिधि पर जो कोण बन रहा है वह केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता है, या केंद्र पर जो बना कोण है वह केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो उस परिधि पर कोण का क्या होता है, दुगुना, और परिधि पर जो कोण बन रहा है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, वाइस वर्सा है, ये इसका डबल होता है। अब इस ए और बी को आप जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे ले, आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं और ए को और बी को मिला सकते हैं। तो ये कोण भी क्या है, इस कोण का आधा होगा, या इस कोण का दुगुना ये कोण होगा। परिधि पर जो कोण बन रहा है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र का जो कोण है वह परिधि के कोण का दोगुना होता है। अब देखिए इससे एक बात अपने को साफ साफ देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है कि कोई भी अपन चाप लेते हैं और उस चाप के दोनों सिरों को दूसरे चाप के किसी भी पॉइंट पर अपन मिलाते हैं, ये यहां से यहां मिला दिया और ये यहां से यहां मिला दिया, तो अपने को ये जो कोण बन रहे हैं, कोण मिल रहे हैं, वो एक समान प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये सभी कोण एक समान प्राप्त होंगे तभी यह जो स्टेटमेंट है वो सही होगा कि परिधि पर जो कोण बन रहा है वह केंद्र पर कोण का आधा होता है। क्योंकि एक समान होगा, अगर ये जैसे 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। तो यहां एक बात अपने को देखने को मिल गई है कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। देखिए इसको इस तरीके से, जैसे अपन ने ये चाप यहां पर ए और बी चाप लिया था, ये बी बिंदु पर, अब यहां जो केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है इस कोण की बात कर रहे हैं, ये दो गुना होगा। वृत्त का दूसरा चाप कौन सा हो गया, इधर से ये चाप हो गया दूसरा आपका ये वाला, और पहला चाप कौन सा हो गया, ये ए से बी तक का। तो दूसरे चाप की परिधि पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जैसे मैंने ये 3 पॉइंट यहां पर ले रखे हैं, एक तो एफ है, ई है और ये इधर से जी हो जाएगा। इन पर ये कोण बन रहा है अपना, ये एक कोण, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये जो तीनों कोण है वो एक समान होंगे। दूसरी बात, ये जो तीनों कोण है वह इस केंद्र के कोण का आधा होगा। केंद्र पर अगर 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री प्राप्त होता है। याद रखना है कि जिस चाप को अपन ले रहे हैं उस चाप पर इन बिंदुओं को, चाप के इन बिंदुओं को मिलाकर हमें कोण नहीं बनाना है, दूसरे चाप पर ये स्टेटमेंट लागू होगा। तो देखिए अगर इस कोण की अगर अपन बात करें तो इसका आधा होना चाहिए, ये केंद्र पर बने कोण का आधा, तो ये आधा अपने को नजर ही नहीं आ रहा है। देखो ये समकोण भी अगर मान लेते हैं तो 100, ये तो अधिकोण हो गया, और जबकि ये अधिकोण अपने को नजर ही नहीं आ रहा है, ये न्यून कोण होता है। इसलिए ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी होगी 12वीं बात अपनी। 13वीं प्रमेय पर बात करते हैं। यदि वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बाहर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तब AP गुणा PB बराबर CP गुणा PD, अंदर और बाहर की बात कर रहा है। तो हमने
देखो क्या कहा है, वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी, ये जीवा ले रखी है ए बी और सी डी, ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो बात हो गई अंदर की। और ये ए बी जीवा ली अपन ने यहां पर, और ये सी डी जीवा ली, इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक तो अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बाहर प्रतिच्छेद कर रही है, और इसको नाम अपन ने दे रखा है ए बी सी डी, और ये पी पर प्रतिच्छेद करती है। अगर दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, तब AP गुणा PB का जो मान है वह CP गुणा PD के बराबर होता है। और ऐसा ही वृत्त के बाहर अगर प्रतिच्छेद करती है तब भी लागू होता है। तो AP गुणा BP, AP पूरी, ये पूरी रेखा खंड, और फिर ये यहां से लेकर यहां तक का BP या PB आप बोल दीजिए, ये बराबर होता है CP गुणा DP के। तो नामकरण तो अपन ने एक ही दे रखा है, और इनका जो गुणनफल है वो भी लगभग एक जैसा आ रहा है। एपी को पीबी से, इसमें तो बस ऐसा हो रहा है कि ये दो जीवाएं जहां प्रतिच्छेद कर रही है उसके दो टुकड़े गुणा हो रहे हैं, और इसमें पूरी जीवा के साथ वृत्त के बाहर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस पूरी रेखाखंड की लंबाई और वृत्त के परिधि से बाहर के बिंदु तक की लंबाई, इनको आपस में गुणा करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विशेषकर। आगे देखिए, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो ये बात पर अपन डिस्कस पूर्व में भी कर चुके हैं। दो वृत्त सर्वांग सम होने के लिए शर्त क्या है, आकृति और आकार समान होना चाहिए, आकृति प्लस आकार समान होना चाहिए। तो दो वृत्त एक जैसे कब होंगे, एक ही आकार के कब होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। त्रिज्याएं बराबर होने पर दोनों वृत्त एक समान होंगे। तो आकृति तो वृत्त की है ही है, सर्कल है, गोल है, और आकार समान कब होगा, जब इनकी त्रिज्याएं एक जैसी हो। अगर ये R1 है और ये भी R1 हो, यानी कि इसको 6 सेंटीमीटर मान लो और इसको भी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो दोनों त्रिज्याएं समान होती है, तो आकृति और आकार समान होने के कारण दोनों वृत्त समान सर्वांग सम होते हैं। आगे है, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और AC समान है, दो जीवाएं समान है, तब कोण BAC का जो कोण है वह समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए ये अपन ने ले रखा है ए बी और ये सी, ये इसको आप ए बी नाम दे दीजिए, इसको ए सी नाम दे दीजिए। फाइन, अपने पास दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी, ये इनकी लंबाई है एक समान, तब कोण BAC का कोण समद्विभाजक, तो ये जो कोण अपने को प्राप्त हो रहा है इस कोण की बात कर रहा है, इसका अपन अगर कोण समद्विभाजक यानी कि ये अगर 60 डिग्री है तो 30-30 डिग्री, यानी कि इनके इस कोण के मध्य से जाती हुई रेखा जो है वह इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अगर कोण समद्विभाजक खींचे अपन इस कोण ए का, तो वह कोण समद्विभाजक रेखा जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो अंतिम लास्ट प्रमेय जो है अपनी क्या है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये कोई पॉइंट P अपन ने यहां पर ले लिया, हमने ये रेखा खींची जो इसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, छेद करती हुई जा रही है, इसको आर पार करते जा रही है, तो ये छेदक रेखा, ये छेदक रेखा, ये छेदक रेखा, ये छेदक रेखा, इसी तरीके से अपन अनंत छेदक रेखाएं केवल और केवल इस एक पॉइंट से खींच सकते हैं। इनको आप नाम दे सकते हैं, ये L1, L2, L3, L4, L5, किसी भी तरह के अन्य इसी तरीके से L अनंत रेखाएं आप छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। तो बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।